ओके, सो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? शॉर्टकी डिफेक्ट है, कैटायन एनायन दोनों मिसिंग हो जाएंगे। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज कैटायन एनायन कम हो गए। NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, विच इज इनकरेक्ट। स्टिक्योमेट्री नहीं चेंज होगी बिकॉज इट इज अ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ferrous oxide FeO is experimentally found to have formula Fe 0.93O. Find the percentage of Fe ions in +3 state. Find the percentage of Fe ions in +3 state. So Fe 0.93O होना FeO चाहिए था, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि Fe का अमाउंट कम हो गया, एनायन एक्सेस हो गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक वाला। FeO में तो सिर्फ +2 स्टेट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ Fe +3 स्टेट में आ गए होंगे, क्वेश्चन ही ये कह रहा है। तो मान लेते हैं लेट एक्स Fe इन +3 स्टेट। तो जो +2 स्टेट में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.93 माइनस एक्स। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर हम बैलेंस करें, इक्वेशन बनाएं, सो दिस कम्स आउट टू बी +3 इंटू एक्स प्लस 0.93 माइनस एक्स इंटू +2, और इन सब का सम होना चाहिए +2 इंटू 1। या अगर हम ऑक्सीजन का ले लें यहीं पे, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.14। सो परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज 0.14 अपॉन टोटल कितना था 0.93 इंटू 100, दैट इज 1400 अपॉन 93। दैट इज हाउ मच, सॉल्व करो इसको। So this comes out to be 15.05%, and that will be the answer. ओके, नोट करो।
ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है एक, एनसीईआरटी पे बेस्ड, वो लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज दो पार्ट में क्लासिफाई होती हैं। दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड में। एक होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको तीन पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स जिनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मेटल्स। सेमीकंडक्टर्स जिनमें कंडक्शन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, जैसे कि हम सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे MnO, कोबाल्ट ऑक्साइड एंड सो ऑन। देन सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनको फर्दर दो पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है और इसमें कुछ भी और आपने एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने इसके अंदर में कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर दिया है, तो बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां पे आपने डोपिंग की होगी। ये जो फॉरेन सब्सटेंस ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं डोपिंग। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब इसमें हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो कि था फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्रुप 15 वाला जो है, जैसे फॉस्फोरस है, तो इसके आउटर मोस्ट में आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, और हमारा जो सिलिकॉन था वो 2,8,4 टाइप था। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 तो जुड़ जाएंगे, सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, पांचवा एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली यहाँ पे डोपिंग होगी, डोपिंग ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम का डोपिंग करा दिया हमने यहाँ पे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम का डोपिंग करा दिया। सो इनमें हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ देते हो तो एक डायोड बन जाता है। डायोड सुना होगा हमने, डायोड एन और पी को जोड़ने से बनता है। नोट करो यहां तक। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे मैं वापस आऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई है। फिलहाल इसके आगे लिखना है हमें
सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी, if the resistance becomes almost zero, then such substance are called superconductors, and this property is superconductivity. सो सब्सटेंस सुपरकंडक्टर बनते हैं जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते करते नियर एब्सोलूट टेम्परेचर पे पहुंचा दो, नियर एब्सोलूट जीरो, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप पहुंचा दोगे तो सुपर कंडक्टर ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस देखने को मिलेगा। बट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो एक हायर टेम्परेचर कंपेयर टू एब्सोलूट जीरो, हायर टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे कोई सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। उससे पहले एक पॉइंट लिख लेना, मरकरी बिकम्स सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन टेम्परेचर। नियर 4 केल्विन या 4 केल्विन से कम पे थोड़ा मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which a substance starts behaving as superconductor। ओके, सुपर कंडक्टिविटी हमने समझ लिया। देन कंडक्शन होता क्यों है, तो उसके लिए हम थ्योरी लिख लेते हैं। रीजन ऑफ कंडक्शन एक्सप्लेन करना है अगर हमें, तो वैसे तो दो थ्योरीज हैं। मैं यहाँ पे एक थ्योरी बताऊंगा कंडक्शन का, नोट कीजिए यहाँ तक, हो गया? तो रीजन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आपको बैंड थ्योरी समझनी होगी। बैंड थ्योरी ये जो मैंने लिखा था, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, नियर एब्सोलूट जीरो, नियर एब्सोलूट जीरो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल
मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इज ऑलमोस्ट ज़ीरो या नियर ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हर मेटल एब्सोल्यूट ज़ीरो पे यानी कि -273 पे हर मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग सकता है। बट उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जो कंडक्शन सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, उनकी बात करनी है यहाँ पे हमें। हर मेटल कर सकता है, बट उतना लो टेम्परेचर आप मेंटेन कैसे करोगे? अगर 0 डिग्री के आसपास कोई एक सब्सटेंस कंडक्शन जिसका बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस इसका लगभग 0 के आसपास आ जाए, तब वो सब्सटेंस फिर प्रैक्टिकल यूज़ में काम का है। तो एलॉयज बनाए जाते हैं इस तरीके के कई, जिनके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है, जो रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सके। सो 4 केल्विन के आसपास मरकरी करता है, बट 4 केल्विन टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है फिर उसका। सो अगर हम सुपर कंडक्टर बना पाए तो हम बना सकते हैं मैग्नेट्स जो कि बहुत ही पावरफुल होंगे, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे काम उस तरीके से कर सकते हैं। नो, रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर नहीं है कोई भी, बट एट लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं मेटल्स, एब्सोल्यूट जीरो के स्केल पे। ठीक है, तो एक टेम्परेचर जिसके नीचे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। जैसे मरकरी के लिए 4 केल्विन यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा, 4 केल्विन से कम पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। सो हम रीजन ऑफ कंडक्शन बता रहे थे, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ये कहता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड, दो तरीके के होते हैं बैंड, और दोनों बैंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक बैंड होता है जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो दोनों में अवेलेबल हैं। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये नीचे है वैलेंस बैंड। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी है और वैलेंस बैंड में भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो कंडक्शन बैंड में भी है। कंडक्शन बैंड में होने का मतलब है कि कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो वैलेंस बैंड भी में भी है और कंडक्शन बैंड में भी है, तो इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन करा सकते हैं तो इट विल बी अ कंडक्टर, कंडक्शन होगा, कंडक्टर होगा। अगर वे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप है, बट गैप बहुत कम है, स्मॉल एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से जो कि है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं और कंडक्शन बैंड में आके कंडक्शन करा सकते हैं। सो अगर बहुत स्मॉल एनर्जी गैप हो, जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इतनी अवेलेबल हो कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और कंडक्शन करा सकें, तो ऐसा सब्सटेंस बिहेव करेगा एज अ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देखें कंडक्शन बैंड जो था वो एम्प्टी था, लेकिन वैलेंस बैंड जो था वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, और ये वैलेंस बैंड जो था वो फिल्ड था। फिल्ड वैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। तो ऐसा सब्सटेंस बिहेव करेगा एज अ सेमी कंडक्टर। थर्ड केस, अगर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, लार्ज एनर्जी गैप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता वैलेंस बैंड से, तो कंडक्शन बैंड वेकेंट रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम इंसुलेटर्स।
अगर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होंगे तो कंडक्टर होगा। गैप बहुत कम हो दोनों के बीच में तो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। और अगर गैप ज़्यादा हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में तो ऐसे सब्सटेंस में कंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। तो लिख लीजिए डोपिंग। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम can be increased by adding appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping. This process is called doping. तो डोपिंग दो तरीके का हो सकता है। अगर आप ग्रुप 15 के एटम्स को डोप करा रहे हैं तो ग्रुप 15 में बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ग्रुप 13 के एटम्स को डोप करा रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों ही टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो डोपिंग से बनाए जाते हैं और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। देन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला मिला के हम बहुत तरीके के सेमीकंडक्टर। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी इसमें हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और फेरीमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के अंदर में क्यों आती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ईच इलेक्ट्रॉन in an atom behaves as tiny magnet. सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आता है। एंड लिख लीजिए इट्स मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट originates from two types of motion। पहला
its orbital motion around the nucleus, and second, its spin around its own axis. तो न्यूक्लियस जो था, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से इस तरीके से अगर ये घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा। तो अगर ये इधर घूम रहा है ऐसा, तो इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे। देखो जिधर मूवमेंट हो रहा है उसके अलॉन्ग अपनी उंगलियां घुमाएंगे हम। तो जब उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा का जो डायरेक्शन है वो हमें बताएगा मैग्नेटिक मूवमेंट किसके अलॉन्ग आ रहा है। तो जब इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर के अलॉन्ग इस तरीके से घूम रहा है, तो ये आ गया इस तरीके से थंब ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो इधर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन। तो एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से आ रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा इस तरीके से, तो अगेन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिंगर्स को रोटेट किया मैंने अलोंग द डायरेक्शन, तो जो थंब का डायरेक्शन था ये ऊपर की तरफ आ रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट नाउ। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्वमेंट रोटेशन और अपने एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रोटेशन, इसकी वजह से हम ये देखते हैं दैट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंस के लेवल पे अगर आप देखें तो हमने 5 पार्ट में इसको पढ़ना है। पहला, नोट कीजिए यहां तक, पहला पढ़ेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म हम पहले भी पढ़ चुके थे। सो ऐसा सब्सटेंस, सो लिख लो एटम, आयन और मॉलिक्यूल containing unpaired electron. For example, O2, copper +2, Fe+3, एक्सेट्रा। ये जो आयन्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ऐसा सब्सटेंस शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो अट्रैक्ट होंगे, आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले भी बताया था मैंने कि अगर आप एक मैग्नेटिक बैलेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस सब्सटेंस का
नॉर्थ से साउथ, इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बी, अगर ये चालू है तो। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसका वेट बढ़ जाएगा, अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स वेट increases in magnetic balance। मैग्नेटिक बैलेंस में इसका वेट बढ़ जाएगा। एक तो mg नीचे लग ही रहा था, b भी लग जा रहा है, तो इसमें वेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, these substance lose their lost their magnetism या lose their magnetism in absence of magnetic field। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इनका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर आप एक मैग्नेट लगा दोगे तो इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। देन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो those materials which are repelled in या repelled by magnetic field are called diamagnetic materials। For example, copper plus, titanium oxide, NaCl, C6H6। बेसिकली डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो दे डू नॉट हैव unpaired electron and their weight decreases in magnetic balance। सो मैग्नेटिक बैलेंस के अंदर में ये देखने को मिलेगा कि आपके पास जो सब्सटेंस है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप लगा रहे हो तो अब इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ b लग रहा है। तो नीचे की तरफ टोटल लगने वाला फोर्स जो है F डाउन, दैट इज mg माइनस b। तो जो एक्चुअल वेट था इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो वेट आप निकाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप देखेंगे तो वेट डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा मैग्नेटिक बैलेंस में। तो इस तरीके से मेजर करते हैं कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक बैलेंस में लगा दिया, तो अगर वेट इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, वेट डिक्रीज हो गया तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा।
अगर ऑर्बिटल में आप देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इन दैट केस द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां पे भी वही कहानी है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, तब तक इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही इसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देगा आपको। बट देयर आर सम सब्सटेंस जो परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म। नोट कीजिए, यहां तक हमने थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम। फेरोमैग्नेटिज्म। when substance show permanent magnetism even in absence of magnetic field, this phenomena is called ferromagnetism. ऐसे सब्सटेंस जैसे कि हम देखते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये कुछ सब्सटेंस है, और एंड CrO2, फेरोमैग्नेटिज्म में होता यह है कि इसके अंदर में जो अलाइनमेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, वो सब एक ही डायरेक्शन में हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक ही डायरेक्शन में जब अलाइन होंगे तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ऐड होता जाएगा, और इस वजह से एक परमानेंट मैग्नेटिज्म यहां पे देखने को मिलता है। लिख लो, दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म arise due to spontaneous alignment of magnetic moment due to unpaired electron in the same direction. There is spontaneous alignment of magnetic moment due to unpaired electron in the same direction. अगला लिखिए फोर्थ पॉइंट, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म लिखिए
substance which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of unpaired electrons, but actually they possess zero net magnetic moment, are called antiferromagnetism. Substance. And the phenomena is called antiferromagnetism. Example, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये होता इसलिए है कि इसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लगता है कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, बट इसके अंदर में जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जितने एक डायरेक्शन में उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इसमें सब कैंसल आउट हो जाता है और इसकी वजह से जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है। सो ड्यू टू the presence of equal number of magnetic moment in the opposite direction. Then fifth point is ferrimagnetism. Ferrimagnetism. लिखो, substance which are expected to possess large magnetism on the basis of unpaired electrons, but actually have small magnetic moment, are called ferrimagnetic materials या substance. For example, Fe3O4 या फिर M2O4, where M plus 2 can be magnesium, copper, zinc, etc. So इनमें होना तो चाहिए काफी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के, बट होता नहीं है ऐसा। इसका कारण ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जब आप देखते हो तो नेट मैग्नेटिज्म जो आएगा वो दो एक तरफ एक इधर
फिर दो एक तरफ एक इधर, इस तरीके से पेयरिंग होती है। तो सब को जोड़ के जब आप लिखते हो तो काफी कम हो जाता है मैग्नेटिज्म, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ऑन हीटिंग, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल becomes only paramagnetic। पैरामैग्नेटिक तो ये सब थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, बट उसके साथ साथ ये फेरी मैग्नेटिज्म भी था, तो फेरी मैग्नेटिज्म खत्म और सिर्फ फिर पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। एक यहाँ पे टर्म लिख लीजिए इसके आगे, क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which ferromagnetic substance loses its ferromagnetism and becomes only paramagnetic। So for example, आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर is 1033 केल्विन, निकेल के लिए है ये 629 केल्विन, Fe3O4 के लिए आता है ये 850 केल्विन, और क्यूरी टेम्परेचर के नीचे आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक दिखाई देगा। सो बिलो दिस टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक solid becomes ferromagnetic।